आज हम लोग आ रहे हैं साइकोफिजिक्स की समस्या पे। सर्दी एकदम बर्बाद करके रखा है हमको। चलिए, साइकोफिजिक्स की समस्या पे जब हम लोग आते हैं, यानी कि साइकोफिजिक्स में किन प्रश्नों के उत्तर। शुभम है तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। शुभम, चालू है। अच्छा ठीक है। साइकोफिजिक्स की समस्या की हम लोग बात करते हैं, तो पहली जो समस्या है, यानी कि पहला जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, पहली चीज जो है जिसका प्रश्न हम लोग के दिमाग में आता है कि मिनिमम स्टिमुलस वैल्यू कितनी होगी, है ना। एक रिस्पॉन्स पैदा होने के लिए कितनी मिनिमम स्टिमुलस वैल्यू। अब जैसे शुभम है, बड़ा शांत और हंसमुख मिजाज के व्यक्ति है ये, मतलब सबसे इनका मित्रता और अच्छा है। लेकिन शुभम को कितना जलील किया जाए कि शुभम जो है उसके पर्सनालिटी में बिल्कुल चेंज आ जाए और सीधे वो जो है ना एकदम अपना दूसरा रूप दिखा दे। तो वो जो मिनिमम स्टिमुलस वैल्यू है, गालियों की संख्या कितनी होगी, समझ रहे हैं। ये हम समझाने के लिए बात कर रहे हैं। या मान लीजिए कि कोई एक लड़की है, बहुत प्यारी सी है, एकदम स्वीट सी है, ठीक है। उसको पूरा डोज दिए जा रहे हैं, जलील किए जा रहे हैं, ईगो उसका हर्ट पे हर्ट किए जा रहे हैं। उसको बार बार अपनी बातों से कन्विंस किए जा रहे हैं कि तुम दुनिया में सबसे फेलियर व्यक्ति हो, तुम सबसे कुटिल हो, सबसे खराब हो। उसका सेल्फ कंसेप्ट खराब किए जा रहे हैं। और एक टाइम के बाद उधर से आता है, सीधा जो है पता चलता है कि ये जो मृदुभाषी स्वीट सी लड़की थी, इसको बहुत सारी गालियां भी आती है। और बस देना चालू की उधर से, बस पता चला कि अरे यार रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। तो ऐसी हरकतें आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। हम भी नहीं करते हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। तो ये सब शक्तिमान वाला स्टंट है, ट्राई नहीं करना चाहिए किसी को, बस स्क्रीन पे देखने में अच्छा लगता है। तो हम लोग आते हैं कि कोई भी स्टिमुलस है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जो लाइट है ना, लाइट है तो उस लाइट का वैल्यू मिनिमम कितना होना चाहिए कि आंख उसको डिटेक्ट कर पाए। अब लाइट के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि लाइट एकदम बहुत कम भी रहेगा तो भी आंख उसको डिटेक्ट कर लेगा। साउंड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, है ना। साउंड के बारे में हम लोग जानते हैं कि साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है, आवाज जा रहा है सही से, थोड़ा हम दूर हट गए पीछे। हाँ, आ रही है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसे साउंड की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए जो हम लोग का कान डिटेक्ट कर पाए। तो हम लोग को मालूम है कि 20 हर्ट्ज होनी चाहिए। साउंड का जो लाउडनेस है वो कितना होना चाहिए हम लोगों के सुने जाने के लिए। तो ये जो है ना, साइकोफिजिक्स की पहली समस्या ये है कि स्टिमुलस का वैल्यू कितना होना चाहिए, कम से कम, यानी मिनिमम, है ना। मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसकी, मिनिमम की बात कर रहे हैं कि कम से कम ऐसा कितना होना चाहिए जिससे कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। और उसके नीचे जब होगा, मिनिमम से जो नीचे होगा, तो वो क्या होगा, वो हम लोग के लिए मैटर ही नहीं करेगा, हम लोग डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि हम लोग की चेतना में आने वाला जो स्टिमुलस है उसको कम से कम कितना पावरफुल होना चाहिए, तो उसी को कहते हैं हम लोग मिनिमल स्टिमुलस वैल्यू। इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड लाइमेन। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहते हैं इसको, या फिर लाइमेन भी कहते हैं। लाइमेन बना है लिमिट वर्ड से, आप लोग देख पा रहे हैं रेड कलर से लाइमेन है, और उससे बाईं तरफ एक एरो गया है जहाँ पे लिखा है लिमिट, यानी लाइमेन बना है लिमिट वर्ड से। थ्रेशोल्ड का मतलब भी होता है न्यूनतम सीमा, ठीक है। तो मिनिमम लिमिट क्या है किसी स्टिमुलस का, जहां से वो स्टिमुलस को हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल की स्किन है, ठीक है। हमारे स्किन पे बहुत सारे जीव रहते हैं। आप नेट पे अगर टार्डीग्रेड्स नाम से सर्च कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे जो कि गेंडा के जैसा लगेगा और देखने में बहुत भयानक लगेंगे। बहुत सारे पैर होते हैं उन लोगों को, और सामने में बड़ा बड़ा दांत होता है और एकदम दैत्य की तरह लगेगा देखने में। टार्डीग्रेड्स आप लोग देखे हैं क्या कोई, नेट पे देखे हैं नहीं। टार्डीग्रेड्स के बारे में, नहीं ना। तो अभी मतलब क्लास खत्म होने के बाद एक बार जा करके देख लीजिएगा, या फिर लास्ट में हम रिकॉर्डिंग बंद होगा तो प्रेजेंट कर देंगे। तो वो टार्डीग्रेड्स होते हैं ना, स्किन पे कीड़ा चल रहा होता है हम लोग के, जैसे पेड़ पौधों पे आप लोगों ने देखा होगा कि विभिन्न तरह के कीड़े होते हैं, कैटरपिलर्स होते हैं, पिल्लू होता है जो पत्ता को खा जाता है।
तो वैसे ही हम लोग के पूरे शरीर में हर जगह स्किन पे पिल्लू और कीड़े भरे हुए हैं, लेकिन वो बहुत माइक्रोस्कोपिक आकार के होते हैं, तो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है। हम लोग का शरीर अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है, जैसे जंगल है, उसमें बहुत सारे जीव रहते हैं, तो हम लोग के शरीर में बहुत सारे जीव रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी से जाकर के डिटॉल और ये सब चीज रगड़ना चालू कर दिए कि खत्म कर देंगे, तो उससे क्या होगा, आपको इकोसिस्टम आपका तबाह हो जाएगा। जैसे जंगल से सारा पेड़ काट दीजिएगा कि नहीं, साफ हो जाएगा, गंदा है, सारे इंसेक्ट को हटा दीजिएगा, क्या है, इंसेक्ट लोग है, ये लोग काट लेगा, तो जंगल तबाह हो जाएगा। वैसे ही हम लोग अपने बॉडी से अगर उन सारे जीवों को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटा देंगे, उन सारे, समझिए कि कीड़े जैसे जो जीव हैं, पिल्लू जैसे, उनको हटा देंगे, तो हम लोग का शरीर तबाह हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का शरीर एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। तो आप नोटिस करते हैं जब टार्डिग्रेड्स की हम लोग बात करते हैं, एक बार हम दिखाई देते हैं आप लोग को टार्डिग्रेड्स, आसानी रहेगा समझने में। चलिए देखने के लिए तैयार हो जाइए, कुछ बहुत ही रोचक सा। एक सेकंड, एक सेकंड, कहाँ गए हर शेयर स्क्रीन। आप लोगों को क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? अभी बताइए तो क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? लोगों अभी से। कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, रुकिए। पे रहता है, क्यूट लग रहा है क्या किसी को? हमको नहीं दिखाई दे रहा है सर। दिखाई दे रहा है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख हाँ, तो ये जो है ना, ये कीड़ा इंसान के स्किन पे रहता है, और हम लोग के स्किन में यही जो डैंड्रफ और ये मैला वैला सब प्रोड्यूस होता है, सबको खा के ये जीवित रहता है, और उसको पचा करके हटाते रहता है। नहीं तो इतना ज्यादा इन्फेक्शन और ये वो हो जाएगा, छोटे छोटे बैक्टीरियाज को भी खाते रहता है ये, सफाई करते रहता है। जब आप स्किन में बहुत ज़्यादा जो है ना, आप ये वो लगाने लगते हैं और फिर आपको डैंड्रफ होने लगता है, इसका मतलब है कि आपके स्किन का इकोसिस्टम खराब हो गया है, या फिर इन ये कीड़े की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई इन लोगों की कि ये लोग जो है ना आपके स्किन को खकोर खकोर के डेड कर दे रहा है, वो बैलेंस खराब हो जा रहा है इकोसिस्टम का। इसी कीड़े को हम लोग कहते हैं टार्डिग्रेड्स। इसका चेहरा देख लीजिए सामने, वहीं से ये खाना खाता है, और ये चारों तरफ चेहरा के जो गोल गोल दिख रहा है, वो दांत है उसके। हाँ, टार्डिग्रेड्स ऑन स्किन, अब आपको दिखाते हैं स्किन पे कैसे दिखेगा। एंटा सीढ़ी बनते स्किन होता हो के एंटा साथ तो कोई फोटो नहीं दिख रहा है, इटो होतो देखन। अभी अभी नहीं काटा, लेकिन अभी नहीं रहता काटा। ही है ह्यूमन के स्किन पे। हाँ आप ही कर ना, अभी कहाँ कहाँ चलिए बनता है, समझ में मतलब आ बात गया, तो होते इसको कभी। बंद कर देते हैं। तो अब देखें टार्डिग्रेड महोदय को, जो हम लोग के स्किन पे रहते हैं। अब सोचिए, उतना सारा पैर है टार्डिग्रेड्स को, और उतने सारे पैरों के बावजूद वो कितना, कितने सारे टार्डिग्रेड्स होते हैं, ऐसा नहीं कि एक दो होते हैं, ठीक है, काफी संख्या में होते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं, या उससे भी ज्यादा होते हैं। वो हर समय हम लोग के स्किन पे इधर से उधर कर रहे हैं, तो क्या हम लोग के स्किन को फील होता है क्या कि ऐसे गुरगुर गुरगुर कर रहा है? नहीं होता है। नहीं। नहीं, इसको क्योंकि, वायरस जेम भी बोल सकते हैं ना। क्या चीज? वायरस जो मतलब रहता है शरीर में, अच्छे के लिए जो रहता है। वायरस तो नहीं बोल सकते इसको, जर्म्स, जर्म्स भी नहीं कह सकते हैं, हाँ सूक्ष्म जीव कह सकते हैं इसको, जर्म्स या सूक्ष्म जीव आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन सूक्ष्म जीव और जर्म्स भी ना कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से बहुत कम प्रकार के हानिकारक होते हैं, ज्यादातर प्रकार के या तो लाभदायक होते हैं, या तो सिम्बायोट होते हैं, कि मतलब
हम लोग को वो फ़ायदा दे रहा है और उसको हम फ़ायदा दे रहे हैं, या नहीं तो नॉर्मल रह रहा है दोनों एक साथ। हम लोग को फ़ायदा नहीं दे रहा है, वो हम लोग से फ़ायदा ले रहा है और हम लोग को नुकसान भी नहीं दे रहा है। और कुछ लोग होते हैं नुकसान, मतलब कुछ जीव होते हैं जो नुकसान करते हैं, तो वही है जो कि इसको हम लोग खराब जीव कहते हैं, चाहे जर्म्स हो या कुछ भी हो। पूरे शरीर में हम लोग के जर्म्स भरा हुआ है, हाँ? ब्रेन के काम करने से लेकर के पेट के काम करने तक, किडनी के काम करने तक। अगर जर्म्स नहीं होगा शरीर में, शरीर को साला पूरा यहाँ छे जर्म्स से फ्री कर दिया जाए, तो शरीर मर जाएगा। वल्ला 10 मिनट के राखी अंदर ललकी शरीर की मृत्यु हो जाएगी, सेम समझे? थing। तो क्योंकि हम लोग का शरीर जैसे प्रकृति एक चक्र है, बहुत सारे जीवों का उसमें योगदान है। जैसे जैसे जीव खत्म होते जा रहे हैं तो प्रकृति का संतुलन खराब होते जा रहा है, तो वैसे ही हम लोग का शरीर है, इसमें छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव हैं। ये अपने आप में एक पूरे प्रकृति है। तो चलिए उससे हट के हम लोग आते हैं टॉपिक पे। हम लोग देख रहे हैं कि इतने सारे कीड़े होने के बावजूद भी हमारे स्किन पे कभी हमको फ़ील नहीं हुआ आज तक कि जो है कि ऐसा क्यों है? मतलब कभी ऐसे मूव करते हुए फ़ील नहीं हुआ, जबकि आप लोगों ने देखा उसके नाखून एंड ऑल दैट, इतने सारा पैर है। पता तो चलना चाहिए, नहीं फ़ील हुआ। क्यों नहीं फ़ील हुआ? इसी के कारण, क्योंकि उसके जो मूव करने से हम लोग के स्किन में जो टच का सेंसेशन हो रहा है, वो इतना कम है, वो मिनिमम स्टिमुलस वैल्यू से कम है, जिससे हम लोग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, समझे? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जब समझ रहे हैं कि हम लोग के स्किन पे कुछ नहीं जा रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, तो हम लोग के स्किन पे एक्चुअल में कुछ नहीं चल रहा है। हो सकता है बहुत कुछ चल रहा हो, लेकिन हमारे मिनिमम स्टिमुलस वैल्यू से नीचे है, इसी कारण से हम लोग को पता नहीं चल रहा है, समझे? इसी को कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, ठीक है? या न्यूनतम सीमा, स्टिमुलस की, उद्दीपक की न्यूनतम सीमा, इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग। अब इसमें से सेम चीज आता है कि कुछ लोगों को मान लीजिए कि अगर ब्रेन के उन हिस्सों में चोट लग गया जहाँ पे कि जो है टच सेंसेशन होता है, उसको कहते हैं सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो है वो कहाँ पे होता है, जो टच को फील करता है, उसको हम बताते हैं। आप लोग खोपड़ी को कभी ऊपर से देखें? मतलब मान लीजिए कि आप छत पे हैं और नीचे कोई टकला आदमी मेरे जैसा बैठा हुआ है, आप ऊपर से देखिएगा तो ऊपर से खोपड़ी का व्यू दिखेगा आप लोगों को, ठीक है? अब उसके खोपड़ी को जो है एक कान से दूसरे कान तक एक लाइन मिलाने वाला खींचिए ऊपर से रेखा, ठीक है? जैसे कि केक को काटते हैं ऐसे, तो केक को थोड़ा सा काटते हैं, समझिए कि उसका खोपड़ी में एक कान से दूसरे कान को मिलाने वाली एक रेखा खींच दी आपने। तो वो जो रेखा होगी, उस रेखा के नीचे जो एरिया होगा, वहीं पे होता है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है? तो उस एरिया के नीचे जो ब्रेन का एरिया है, वहीं पे टच परसेप्शन होता है। यानी कि वहाँ पे अगर ब्रेन में किसी व्यक्ति को बार-बार चोट लगी है, या वहाँ के न्यूरॉन्स डैमेज हुए हैं किसी कारण से, या वहाँ के न्यूरल नेटवर्क्स में किसी प्रकार की खराबी हुई है या कमी हुई है, तो उसका जो टच परसेप्शन है, वो गड़बड़ाएगा। समझ रहे हैं? जी सर। तो जो ऐसे बच्चे हैं या जो ऐसे व्यक्ति हैं, पलंग के नीचे घुस जाया करते थे, बस के नीचे घुस जाया करते थे, उनको हमेशा चाहिए कि कोई चीज़ के नीचे जो है, सोफ़ा के नीचे घुस जाया करते थे, और बचपन से पूरा माथा में चोट लगाते जा रहे हैं ऊपर उस एरिया में। वो एरिया आपका यूजुअली सबसे ऊँचा होता है, आम तौर पे लोगों का। तो बार-बार, बार-बार वैसे कर रहे हैं। तो उनसे क्या होने की संभावना है? एक संभावना बनती है कि आगे जीवन में चल के उनका जो है टच रिस्पॉन्स का जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है, वो डैमेज हो जाए। उसको जो है ना कि छोटा-छोटा जैसे कीड़ा भी, चलिए ये तो टार्डीग्रेड तो किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन चींटी वगैरह उसके स्किन पे चले तो हो सकता है कि उसको पता ना चले, है ना? मच्छर वगैरह बैठे तो उसको पता ना चले। तो क्या हो गया? ये एक प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि आपका थ्रेशोल्ड जब बढ़ गया, तो आपके फंक्शनिंग में दिक्कत आ गई। प्रकृति ने आपको इस हिसाब से बनाया है कि जब टार्डीग्रेड्स रहे, नॉर्मल है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिससे दिक्कत हो सकता है, उस वो इतना स्टिमुलस प्रोड्यूस कर रहा है कि आपको पता चल जाए। मतलब नॉर्मल केसेस में हम बात कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कब आएगा कब जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। नॉर्मल जीवों में क्या है, स्टिमुलस प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो इतनी है कि आप डिटेक्ट कर पाए। तो इससे हम लोगों ने आज क्या एक चीज सीखा कि दिमाग का कौन सा एरिया होता है जो कि टच के लिए, टच के परसेप्शन के लिए, हम लोग के टच के परसेप्शन को ये चीज करता है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एक क्वेश्चन जो है नेट का बन गया इससे, कि 4 ऑप्शन दे देगा
और पूछेगा कि कौन सा एरिया। अब इसका नाम भी याद रखना होगा, केवल ये तो नहीं बोलेगा कि खोपड़ी में कान से कान तक मिलाने वाली जो रेखा है ऊपर से व्यू से जब हम लोग देखते हैं तो वहां पे होता है। नहीं, तो आप लोग उसको बोलिएगा सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक है, स्पेलिंग लिख लीजिए उसका, हम लिखा देते हैं। जोमैटो जैसे लिखते हैं ना, वैसे ही सोमैटो। सोमैटो हो गया डैश सेंसरी। अब याद रहेगा जोमैटो के नाम से ना। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं। सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स हम लोग बोल रहे थे तो लग रहा था बड़ा भारी सा है, अब जोमैटो से उसको रिलेट कर दिया तो अब बड़ा आसानी से याद रहेगा। क्यों ऐसा होता है? जी, क्योंकि हाँ, वो जुड़ा हुआ ना है किसी से। हाँ सुना हुआ है। तो मेमोरी क्या काम करती है कि जो लर्न चीजें जो ऑलरेडी है उसके आसपास की चीजों को आसानी से लर्न करती है। तो हम लोग को जो चीजें सीखनी है उसको अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस या सुनाई सुनाई चीजों से अगर जितना ज्यादा जोड़ेंगे, कनेक्शन बनाएंगे, तो उतने अच्छे से हम लोग का मेमोरी में लर्निंग जो है सुदृढ़ होगा। होगा कि नहीं होगा? तो वैसे ही करके जो है कठिन शब्दों को जहाँ पे याद करना मुश्किल हो, उससे मिलता जुलता कोई हास्यास्पद शब्द आप ढूंढ सकते हैं और अपने मन से भी जो है उसको याद कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया सोमैटो सेंसरी का टेक्स्ट। लेकिन जोमैटो से याद करने का एक नुकसान ये भी हो सकता है कि कहीं आपका ब्रेन फॉल्टली इसको खाने से रिलेटेड नहीं समझ ले कि जोमैटो लग रहा है तो इसका मतलब जो है ये टेस्ट से रिलेटेड एरिया होगा। ठीक है, तो ये टेस्ट से रिलेटेड एरिया नहीं है। टेस्ट से रिलेटेड एरिया दूसरा है, ये टच से रिलेटेड एरिया है, सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स। चलो जोमेटो, तुम्हारा फ्री में प्रचार हो गया हम लोग। चलो अब सेकंड नंबर पे आते हैं हम लोग कि लीस्ट स्टिमुलस डिफरेंस बिटवीन टू स्टिमुलस। इसका क्या अर्थ है? जैसे दो अलग अलग स्टिमुलस है, हम लोग बल्ब वाले एग्जांपल पे बहुत ज्यादा चर्चा किए है ना, कि सिलाई मशीन वाला जो है फैक्ट्री एरर में जो 20% का था उस केस को हम लोग देखे थे। और उसके बाद बार बार भी हम लोग लाइट की बात करते हैं कि इतना कैंडेला इतना कैंडेला। तो आखिर दो स्टिमुलस में कितना ज्यादा अंतर होना चाहिए, कम से कम कितना अंतर होना चाहिए कि दोनों के बीच में अंतर हम लोग को पता चल पाए? जैसे आवाज है, तो वॉल्यूम को हम लोग मोबाइल फोन में बढ़ाते हैं तो देखते होंगे कि 1 पॉइंट बढ़ाते हैं तो अच्छा, आवाज कोई में दिक्कत अंतर नहीं। पता चलता है। काल जेबे ना और क्या होता है कि जिन दोनों लोग को का लेके। कान थोड़ा ठीक ठाक और बढ़िया है, मतलब कि उसको नहीं चाहिए, उन लोगों को बड़ा एनॉयमेंट लगता है कि भाई 1 पॉइंट हम कालीन बढ़ाए तो तो आवाज इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना भी नहीं बढ़ना चाहिए था, थोड़ा सा बढ़ता। या कुछ ऐसा ऑप्शन होता है कि एकदम धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे कि काल हम लोग काल रेडियो फिनिश में करी या तुम्हें पुराने म्यूजिक सिस्टम में डायरेक्ट वो नॉब तुम्हें होता बे था, तो उसमें कितना अच्छा से हम लोग डायरेक्ट दो आवाज बातों अपने से हिसाब से ट्यून कर पाते थे। एकदम धीरे 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 बारीकी से और बढ़ा दिन के अभी एकदम अपने निपी कान था के हिसाब से, सुनने के हिसाब से सेट करते थे। हाँ। लेकिन जब से बटन वाला हुआ है तो क्या होता है कि वो एक बार क्लिक करते बस हैं कुछ से तो कुछ पॉइंट बढ़ जाता है, फिर करते हैं तो फिर कुछ पॉइंट बढ़ जाता है। और 1 पॉइंट जो बढ़ता है वो 1 पॉइंट बढ़ना भी हमको बहुत ज्यादा लगता है। हमको लगता है कि यार इतना ज्यादा नहीं बढ़ना था, थोड़ा सा बढ़ना था। तो हम उस नॉब जो होता है ना घुमाने वाला, जैसे रेडियो में आवाज हम लोग कम ज्यादा या करते थे, काल हम मिल उस लेते नॉब को हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं। और मेरा बस चले, ना और अगर सेवन है मेरा ना मोबाइल कंपनी होता तो साइड में वॉल्यूम बटन की जगह चक्का ऐसा कुछ दिए होते कि उसको घुमा के धीरे धीरे जो है कम ज्यादा किया जा सके। तो अब देखिए कि क्या है कि डिफरेंशियल लाइमन हर व्यक्ति का अलग अलग है। लेकिन कोई व्यक्ति जो पूरा जो है दिन भर भोजपुरी सुनते रहता है कान में लगा करके एकदम पूरा ढीक 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 एकदम वैसे फुल वॉल्यूम पे, उसके लिए जो है एक वॉल्यूम दो वॉल्यूम का अंतर उसको पता भी नहीं चलेगा। 1 पॉइंट अगर एक बार बढ़ाए मोबाइल में, उसके लिए क्या बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा। 4 पॉइंट जब तक मिनिमम से, हाँ एकदम मिनिमम पॉइंट है, जब तक मैक्सिमम पे नहीं लाएंगे तब तक उसको अंतर समझ पेशी में नहीं आएगा, लगेगा कि दो ये तो कम में था। तो उसका जो डिफरेंस यहाँ करने तक की, अंतर छिलेगी लग करने की क्षमता है वो क्या है, अलग है। मेरे जो अंतर करने की क्षमता है वो अलग है। आवाज सुनने की क्षमता ज्यादा अच्छी किसकी होगी? ज्यादा अच्छी उसकी होगी जो व्यक्ति शांत वातावरण और आसपास के इलाकों में रहता है, मतलब ऐसे इलाकों में रहता है जहाँ पे वातावरण शांत है। वहां पे उसको अपने सांस लेने की आवाज सुनाई पड़ती है, वहां पे उसको घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई पड़ती है। ठीक है,
तो ऐसे जगहों पर क्या होगा कि आपका डिफरेंशियल लाइन रहने वाले लोगों का बड़ा अच्छा होगा। वो हल्का-सा साउंड और खटका को तुरंत पकड़ लेंगे। सरसराहट हुआ कहीं पे रूम में, सोया हुआ है ज़मीन पे, छप्पर में सरसराहट हुआ, तुरंत आवाज़ आ गया कि अरे छप्पर में सरसराहट हुआ, पता चल गया साँप है, पकड़ लिया चढ़ के। लेकिन हम लोग शहरी लोग इस चीज़ को नहीं कर पाएँगे। रूम में खटका भी होगा, कुछ भी होगा तो समझ में नहीं आया किधर आवाज़ किया, अरे उधर आवाज़ किया कि उधर आवाज़ किया। महसूस करते हैं इस चीज़ को? करते हैं सर। हाँ, लेकिन गाँव का आदमी देखिएगा इस चीज़ में बड़ा तेज़ होगा, किधर से चूहा भगा, किधर आवाज़ किया, दौड़ा एकदम कूदा, फट से बोरा 4 को खींचा, उसके अंदर से चूहा निकाल लिया। तो ये जो हम लोग का डिफरेंशियल लाइमन है, हर व्यक्ति का अलग-अलग है। तो अब जो अंतर है, किसी भी व्यक्ति के लिए कि एक स्टिमुलस और दूसरे स्टिमुलस वैल्यू में वो अंतर पता कर सके, उसको लगे कि हाँ, ये ज़्यादा है या कम है, वो कितना होना चाहिए। हर व्यक्ति का अलग होगा, तो इसी को नापने का एक प्रश्न है, जिसको कहते हैं कि दूसरा प्रश्न है डिफरेंशियल लाइमन। अब ये भी आप लोग देख लीजिए कि हम लोग बात किए वेरिएबल्स का कि अलग-अलग वातावरण में, अलग-अलग सेटिंग्स में, है ना? कि अलग-अलग ढंग से हम लोगों का सेंसेस काम करता है और हम लोग का डिफरेंशियल लाइनमेंट चेंज होता है। तो कैसे एक संख्या पे पहुँचेंगे हम लोग कि सबका यही होता है? ये तो अगर ऐसा कह दें तो गलत हो जाएगा। फिर वही करेंगे हम लोग। गलत बात कहने से अच्छा है कि स्टैटिस्टिक्स अपना लो। स्टैटिस्टिक्स सही बात नहीं कहता है, लेकिन गलत बात भी नहीं कहता है। वो क्या करता है, सही और गलत के बीच में एक लाइन खींच देता है और उस लाइन पे कहीं पे जो है ना आपका स्कोर को डाल देता है। इससे आप पता चेक कर पाते हैं कि आपका स्कोर इतना दूर तक सही है और आपका जो निष्कर्ष है इतना दूर तक गलत है। इसी चीज़ की ये चीज़ स्टैटिस्टिक्स करता है। स्टैटिस्टिक्स ऐसा कुछ नहीं है जो कि एकदम जो स्टैटिस्टिक्स कह दिया तो एकदम एकदम 100% वही सही होगा, नहीं। वो सही बात भी नहीं कहता है और नहीं वो गलत बात कहता है। और जब आपको चीज़ें 100% श्योर नहीं आ रही हो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कितना परसेंट श्योर है और कितना परसेंट श्योर नहीं है। बस वही चीज़ करता है स्टैट। तो अब हम लोगों ने क्या किया, मान लीजिए कि हमको पता करना था कि जो लाइट में जो चेंज है, कितना कैंडेला लाइट का वैल्यू हम बढ़ाएँगे, ब्राइटनेस कितना कैंडेला से हम लोग बढ़ाएँगे कि इंसान का आई उसको डिटेक्ट कर पाए। तो हमने 100 लोगों को बिठाया, धीरे-धीरे लाइट बढ़ाया और उसको एक बटन दिया चापने के लिए कि जैसे तुमको लगे कि जो है लाइट का वैल्यू जो है मतलब लाइट थोड़ा-सा बढ़ा है, तुम बटन चाप देना और फिर जैसे लगे कि लाइट घटा भी है, फिर भी बटन चाप देना। अंतर जैसे तुमको लगे बटन चाप देना। और हम लोग जो है यहाँ कागज़ पे लिखते जा रहे हैं एक साइड में कि हाँ 200 पे जो है अभी जलाए हैं, अभी 201 पे जलाए हैं, अभी 202 पे जलाए हैं और जिस पे वो बटन चापा उस वैल्यू के बगल में हमने टिक लगा दिया, ठीक है? कि यहाँ पे जो है इस वैल्यू को और पिछली बार जो बटन चापा था और इस बार जो बटन चापा, दोनों के बीच का अंतर देख लेना है कि कितने घंटे लगा। पिछले बार उसने 200 पे बटन चापा था अगली बार 210 पे बटन चापा है। तो हमको क्या हमरा पता साइड चला? राखी दे जो अभी डिफरेंशियल सीढ़ी पर नहीं लाइमेन है, दिक्कत ना होती। डिफरेंशियल का मतलब है डिफरेंस, अंतर। या लाइमेन की जगह पे आप लिमिट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे लिमिट या थ्रेशोल्ड भी वर्ड यूज़ करते हैं या सीमा भी कह सकते हैं। इसको विभेद सीमा कहते हैं या विभेदक सीमा कहते हैं हिंदी में, लिख देते हैं इधर। उद्दीपक की विभेद सीमा। आसान है ना, इसमें तो समझने में कुछ विशेष है नहीं। पिछले वाले को हम लोग रुक रुक उद्दीपक की न्यूनतम सीमा अरे नहीं तो ये कहेंगे। न्यूनतम सीमा। अगले वाले को हम लोग कहेंगे उद्दीपक की विभेद सीमा या अंतर सीमा भी कहते होंगे। सब नहीं वही यहीं पे तो आता है जीएनडी, क्वेश्चन ऑफ जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। जस्ट नोटिसेबल एकदम मिनिमम, यानी कि ये क्या है, मिनिमम डिफरेंस की बात करता है ना, कम से कम। या पानी में फेंक उद्दीपक की विभेद सीमा कहिए या फिर आप इसको उद्दीपक की न्यूनतम विभेद सीमा कह सकते हैं। कम से कम कितना होगा जो कि अंतर। अब जैसे मान लीजिए दो कलर है, दो कलर में कम से कम कितना अंतर हुआ कि आदमी का आंख उसको पहचाने कि दोनों कलर अलग अलग है, ठीक है? ये चीज भी होता है। अब हम लोग के समाज में देखिएगा कि एक बड़ा गजब चीज है, जो कि बचपन से हम ड्राइंग वगैरह ये सब करते थे, बचपन से करते नहीं थे, बचपने में करते थे, अब तो छोड़ दिए। तो
हमको जो है रंग का बहुत सारा रंग का नाम पता था। मेरे लिए अलग-अलग रंग अलग-अलग होता था। अब हमको नहीं पता था कि यहाँ पे जो है ना लाल का मतलब भूरा भी हो जाता है। हमको कोई कह दे कि जो है कि वहाँ पे जाओ लाल कलर का होगा। हम खोज रहे हैं रूम में, लाल कलर का चीज़ तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। फिर आदमी आया, बोला कि भूरा कलर का चीज़ उठा के बोला, "है देखो ये तो है लाल कलर का।" बोले, "लाल कहाँ है? ये तो भूरा है।" बोला, "नहीं लाले है।" तो अब ठीक है, उस व्यक्ति की जो विभेदक सीमा है, वो बहुत कम है। और आप अगर आर्टिस्ट हैं, आपके लिए जो है ना जैसे आर्टिस्ट जो होते हैं, जो लोग ड्राइंग वगैरह करते हैं, उनको पता है कि ब्लू कलर में बहुत सारा कलर आता है। जब आप बोलिएगा ब्लू, तो पूछेगा कौन ब्लू? इंडिगो ब्लू कि वायलेट कि रॉयल ब्लू कि स्काई ब्लू, कौन ब्लू? ऐसा बोलेगा। पेंट वाले के पास आप जाइएगा तो आप पूछिए, आप बोलिएगा कि हमको ब्लू कलर से अपना घर करना है, तो बोलेगा कि कौन ब्लू कलर से करना है? इंडिगो से करना है, स्काई ब्लू से करना है, वायलेट से करना है, पर्पल से करना है, किस तरह का ब्लू चाहिए आपको ना बताइए? उठाओ। और आप क्या बताऊँ? बोलिएगा धो, ब्लू तो ब्लू होता है, हमको ब्लू दीजिए। तो उसको जो है जो ब्लू समझ में आएगा निकाल के दे देगा। फिर आप कहिएगा नहीं ई वाला ब्लू है, इससे जो है थोड़ा-सा हमको हल्का कलर का चाहिए, फिर या थोड़ा डार्क कलर का चाहिए, या थोड़ा-सा ऐसा ब्लू चाहिए जिसमें लालपन हो, तो वो पर्पल या वायलेट निकाल के देगा, है ना? या बोलिए कि थोड़ा-सा नहीं थोड़ा-सा हरा लिए हुए ब्लू चाहिए हमको, तो वो जो है सी ग्रीन ब्लू निकाल कर के देगा, ठीक है? उसको सी ग्रीन कहते हैं, सी ब्लू कहते हैं। तो ब्लू कलर जो है, हम लोगों के लिए बहुत सारा है। वैसे येलो भी बहुत सारा कलर है ना? क्रिम्सन येलो अलग होता है, लाइम येलो अलग होता है, मस्टर्ड येलो अलग होता है। एकदम जो ड्राइंग बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, उन लोगों के लिए ना, उन लोगों के आँख के लिए ये तीनों कलर बिल्कुल अलग-अलग है और जो कलर जहाँ पे लगना चाहिए, वही कलर वहाँ पे लगना चाहिए। आप उसकी जगह कोई भी येलो नहीं डाल सकते हैं, वो बर्बाद हो जाएगा। जो महान पेंटर्स होते हैं, अच्छे-अच्छे पेंटर्स होते हैं, उनमें यही तो डिफरेंस होता है। उनको मालूम है कि किस कलर का कहाँ पे सटीक यूज़ है, तो उनकी आँखें क्या हो सकती है कि कलर के अलग-अलग ग्रेडिएंट को देख सकती है। तो उनका जो जेएनडी है, जस्ट बस नोटिसेबल डिफरेंस कलर के मामले में हम लोग देखने आएँगे, वो बहुत कम आएगा। डाल दो। एकदम कम-कम वैल्यू पे वो लोग जो अलग-अलग कलर को पहचान रहे हैं। लेकिन जिस आदमी को जीवन में कलर का कुछ नहीं करना है, ठीक है? उससे कोई वास्ता नहीं है। उसके लिए लाल का मतलब ब्राउन भी हो सकता है और ब्राउन भी लाल है, लाल भी ब्राउन है। आप गेट को ब्राउन कलर से कर दीजिए तो कहेगा हाँ, लाल कलर से कर दिया। तो ये समझ गए। तीसरे नंबर पे हम लोग आते हैं जजमेंट ऑफ स्टिमुलस पे, ठीक है? यहीं पे आता है सब्जेक्टिविटी कि क्या सभी लोग सारे स्टिमुलस को बराबर की अनुभूति करेंगे, जिसको कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबका एवरेज कर देंगे, 100 आदमी का नापेंगे और सबका जो है एवरेज करके एक बना लेंगे मानदंड और कहेंगे कि एवरेज इतना ही होता है, ठीक है? अब हो सकता है कि शुभम का नापे, हम नापे, अपना नापे, फिजा का नापते हैं, निखत का नापते हैं, सबका अलग-अलग जो है हम लोग नापते हैं कि साउंड जो है कौन कितना डिफरेंस कर पाता है। तो अब सबका अलग-अलग निकलेगा और हम लोग एवरेज पे जाएँगे तो किसी का एवरेज से कम निकलेगा, किसी का एवरेज से ज़्यादा निकल जाएगा। जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। तो जिसका एवरेज से ज़्यादा निकलेगा, वो सोचेगा कि अरे यार! मेरा तो कान भोथा है, हम तो बारीकी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, जा हम तो पहला कम हाइटो है। कर ही ले। नहीं, ऐसा नहीं जाओ समझना है। जाओ काल इसीलिए कर नहीं दो समझना है मिले क्योंकि मिले। आप जिस संख्या की बात कर रहे हैं वो एवरेज संख्या है और एवरेज क्या बताता है कि उससे कुछ वैल्यूज ऊपर भी थी, कुछ वैल्यूज नीचे भी थी। तो कुछ वैल्यूज ऊपर भी रहेंगी, कुछ वैल्यूज एवरेज से थोड़ा बहुत नीचे भी रहेगा, तो दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? वैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको सब रिश्तेदार लोग जो है पूरा को कर दिया गया, तुम 50-55 किलो का आदमी हो यार, तुम तो ऐसे-वैसे तुम मर जाओगे, गिर जाओगे, खड़े कैसे हो तुम पता नहीं आश्चर्य। डॉक्टर बोलता है कोई दिक्कत नहीं यार, तुम एकदम फिट हो, घर जाओ आराम से। फिर आप घर में आके बीएमआई टेबल देखते हैं बीएमआई टेबल के हिसाब से मेरा वजन 5 किलो 10 किलो कम है। तो डॉक्टर जानता है कि जो आपका जो बीएमआई का वैल्यू है यानी कि हाइट के हिसाब से जो वेट है वो एवरेज है और एवरेज से आप थोड़ा बहुत अगर डिफर किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफर किए हैं तब दिक्कत है, ठीक है? इसका मतलब है आप में गड़बड़ी है या फिर आपको अगर डॉक्टर देख रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ आ रहा है, ब्लड टेस्ट में ऐसे-वैसे आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ रहा है क्या कहियो? आपके जो है हार्ट में, गोल्डी तब इसका चावल मतलब है कि आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मोइला तो इस तरीके से क्या है कि अब एवरेज अरे एरर की बात बोलियो। होती है। व्यक्ति परफेक्ट है क्या? नहीं है। व्यक्ति
हो सकता है कि आवाज़ को थोड़ा जैसा कम-ज़्यादा सुनने में उसमें एरर कर मैं दे। कौन से माना तो एरर की कितनी जाता संभावना सही है, ना उसको लगेगा भी हम लोग साथी देखते हैं। साहब और हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि जितना हमने लिया, उसमें से कितना परसेंट ये एरर काहे जो आया केवरा होगा। कमजे जितना हम लोग का डायरेक्ट डेटा कहीं होता है, बाबा उसमें भाई इतना परसेंट एरर का चांसेस होता है, उसको हम लोग घटा ना देते हैं, नहीं ताकि हम बाबा लोग चले सटीक तरीके से सटीक जगह पे चला पहुँच पाएँ। कत्तर करा करी क्योंकि एवरेज तो ऑलरेडी सटीक नहीं बता रहा है और ऊपर से उसमें एरर भी है, तो कम से ओए कम एरर प्राइवेट को तो कोचिंग घटा के हम बहुत लोग लगी साफ-सुथरा कर लें अपनी चीज़ों को। तो यही है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज एरर कि हर व्यक्ति औसतन स्टिमुलस के जजमेंट में कितनी गलती करता है, इस चीज़ की भी जाँच करते हैं टेस्ट के दौरान। तो जाँच करते-करते लगभग एक एवरेज निकाल दिए कि हाँ, इतना-इतना सबका है जिसमें इतना परसेंट एरर के चांसेस है। तो हम लोग का एक सटीक साइंटिफिक थ्योरी बन गया। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न किस चीज़ का है? ये प्रश्न है जजमेंट ऑफ क्वांटिटी कि कोई जो एक क्वांटिटी है, यानी स्टिमुलस का वैल्यू है, आवाज़ की लाउडनेस है या लाइट का ब्राइटनेस है या टच सेंसेशन है, तो वो उसकी क्वांटिटी जो है, उसको हम लोग कैसे जज करते हैं, कितना जज कर पाते हैं? हर व्यक्ति अलग-अलग जज करता है, ये समझ में आया। ये दूसरा वाला हम लोग जो देखे थे इसके पहले वो क्वेश्चन ऑफ जेएनडी था और पहला वाला जो था वो क्वेश्चन ऑफ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड था, यानी कि मिनिमम सीमा क्या होनी चाहिए। चलिए, तो अब जो है हम लोग जानते हैं कि इस पे काम क्या-क्या हुआ भाई? काम हुआ ये कि जर्मनी में कुछ लोगों ने किया रैंडम एक्सपेरिमेंट एक्साइटमेंट में आकर के। कोई भी चीज़ जब शुरू होती है ना, तो रैंडमली और हाइट में मुझका अनसाइंटिफिक वे दिमाग में ही नहीं शुरू लगे होती है। बात है लेकिन धीरे-धीरे हम लोग उसको तेरा भाई साइंटिफिक वे हां में ले जाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ पाए और एक निष्कर्ष तक पहुँच पाएँ, ठीक है? जैसे कि ये वाला चीज़ था कि बचपन में जब जो लोग नहर में कूद के नहाते हैं गाँव में, दौड़ के आए, कूद गए नहर में, कूदने में मज़ा आ रहा है। धीरे-धीरे उनको समझ में आया कि एक सर्टेन तरीका से सोनू कूदेंगे, केकरा में तो उजरी थी ज़्यादा बढ़िया से पानी में लैंड करेंगे, चोट भी कम लगेगा और ज़मीन में आरो तरह टकराने की से संभावना तेरा भी हो कम होगी। जिस व्यक्ति ने इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, वो क्या हुआ कि ऐसा कूदेगा कि पानी में एकदम घुसेगा तो चप से एकदम घुस जाएगा। थोड़ा-सा भी स्प्लैश-व्लैश बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, एकदम ऐसे घुसेगा मछली की तरह और एकदम मुड़ के एकदम अरे सीधा देख होके कौन एकदम सा तुरंत ट्राई कर तैरने लग लेते हो जाएगा। वो तो वो लेकिन बात जो सही है व्यक्ति ध्यान नहीं देगा वो क्या हो जाएगा, कूदेगा एकदम बवाल क्रिएट करके और अब वो नीचे आती जाके थी मुंडी वो टकरा जाएगा उसका ऐसी ज़मीन ना में और फिर कोई खड़ा होकर के पानी से निकल के मागे-मागे करते हुए माथा मलते हुए बाहर निकलेगा, रखला ठीक है? तो वाली तो हम लोग ये सब क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो उन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में जो व्यक्ति ज़्यादा वैज्ञानिक हुआ कि मेरा पोस्चर क्या होना चाहिए कूदने के वक़्त और कुछ व्यक्ति इतने ज़्यादा उसमें ये हो गए कि आप लोग वीडियो वगैरह में देखिएगा कि 40-40, 50-50 फीट के ऊँचाई से स्विमिंग पूल में कूदता है व्यक्ति, ठीक है? अब उतने ऊँचाई से अगर कोई आम व्यक्ति स्विमिंग पूल में कूदेगा और पानी में गिरेगा तो क्या होगा? वो जाके पानी के अंदर की ज़मीन में इतनी ज़ोर से क्रैश करेगा कि पूरा खोपड़ी फट जाएगा और पूरे ब्लड वेसल जो है सारा पानी में खून बहना शुरू कर देंगे, पानी हो जाएगा लाल ये और गार आदमी मर जाएगा पूरा उसके होते अंदर ही। मिलाई देबे लेकिन आप वैसे हाइट में तैराक को मिलाई देबे देखिएगा बस 5 फीट 6 फीट मात्र छोड़ी ऊँचाई देबे और रहता है ऑटो पूल करा का, छिड़ी देबे गहराई एकरा रहता है और 50 फीट से वो कूद रहा फिर है। दिमाग उसके लगे बावजूद भी वो उस चीज़ को इतना मास्टर कर लिया है कि कूदने के साथ वो ऐसे मुड़ेगा कि वो ज़मीन से टकराएगा नहीं। लेकिन ये बहुत अरे रुक डेंजरस ना होगा 5 किसी मिनट अन्य पड़ता व्यक्ति है के ट्राई करने के लिए। होश तो से नहीं रुक इसीलिए सकता कोनो जो नहीं लोग इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, वो बाकी सब लोग अगर पानी में कूद रहा है ऊपर से मुंडी नीचे करके, तो उसका नकल करके उसको पानी में वैसे नहीं कूदना चाहिए स्विमर की तरह। नहीं तो आपका मुंडी जो है सबसे पहले पानी के नीचे में चाहे पत्थर हो, चाहे कड़ा ज़मीन हो, उसमें जाके क्रैश कर जाएगा, माथा फट जाएगा, गंदा पानी माथा में घुस जाएगा और फिर आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। तो हम लोग देखें कि ऐसे ही रैंडम एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी की लैबोरेटरी में कर रहे थे। अब साइकोलॉजी की लैबोरेटरी कहाँ थी? लिप्जिग यूनिवर्सिटी में थी, जो कि सन 1867 में बनाई गई थी, जिसमें कि हेल्महोल्ट्ज़ ने काम किया कलर कहीं ना विज़न मिल के जाऊं ऊपर। अब ये वाला चीज़ जो यार है, रुक ना हटा इधर क्या-क्या लैब हुए, क्या-क्या एक्सपेरिमेंट हुए, कौन-कौन से टेस्ट निकले, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कल के बारे में, कल के क्लास में और कल का क्लास थोड़ा रोचक होगा, क्योंकि अब हम लोग साइकोफिजिक्स के बारे में जाने। अब हम लोग जानेंगे कि साइकोफिजिक्स में क्या-क्या हुआ, ठीक है? और वो कैसे-कैसे हुआ। तो ये बड़ा रोचक सा चीज़ जो है ना हम लोग को डिस्कशन सामने आएगा और ये ऑब्वियस है क्या कि हम सोच रहा लोग उसको है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ से ही पढ़ेंगे, उसको उसी मेथड से पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हिस्ट्री और लेक्चर की तरह। क्योंकि हम लोग को
ह्यूमन बिहेवियर को भी साथ-साथ समझते जाना है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे उसको बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। इसीलिए आप इसमें एक स्लाइड देख सकते हैं। कर्स ऑफ जीनियस, ठीक है? हर व्यक्ति चाहता है जीनियस होना, लेकिन जीनियस होने का अपना एक अलग डाउन साइड है। उसको एक मतलब जो लोग जीनियस हुए हैं, उन लोग को जीवन में इतना ज़्यादा तकलीफ हुआ है कि उन लोग को लगा है कि भाई जीनियस होना भी ना एक कर्स ही है। कर्स का मतलब होता है शाप, ठीक है? जीनियस होना अपने आप में एक शाप है। बहुत लोगों को लगा है और बहुत चीज़ें उनको ये चीज़ तो उस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हर जीनियस के साथ जो है ना मतलब बुरा ही होता है यूजुअली। तो चलिए यहीं पे आज हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं।